हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निशा सिंह एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है जुनून तेरे इश्क का भागवान। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आएगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी स्टार्ट होती है उत्तराखंड के एक छोटे से शहर, जहाँ देखते हैं कि एक लड़की घने जंगलों के बीच भाग रही थी और उसके पीछे 6-7 गुंडे पड़े हुए थे। वह लड़की भागते भागते पसीने से लथपथ हो गई थी। वह उन गुंडों की नज़रों से छुप जाती है। एक गुंडा बोलता है, ढूंढो उसे, यहीं कहीं छुपी होगी। आज उसका काम तमाम किए बिना वापस गए तो हम सब मारे जाएंगे। लड़की आसपास ही छुपी हुई थी। उन गुंडों की आवाज़ उसके कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कसकर अपना मुंह दबा लिया था और आंखों में डर उसके साफ झलक रहा था। डर से उसकी आंखें भर आई थी। उसके गले में एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड शेप की ग्रीन कलर की पेंडेंट थी। एक हाथ से वह उस पेंडेंट को भी पकड़ रखी थी और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करी थी कि वह उसे बचा ले। वह गुंडे कुत्ते की तरह आसपास उसे ढूंढ रहे थे। एक ने कहा, चलो भी यहाँ से, लगता है कि वह यहाँ से भाग चुकी है। दूसरे ने कहा, भाग कर जाएगी कहाँ, आसपास ही होगी, चलो ढूंढते हैं आगे। वो वहाँ से चले जाते हैं। जब उस लड़की को उनकी आहट और आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो वह राहत का सांस लेती है और बाहर निकल अपने चारों तरफ देखती है। थैंक्स गॉड, वो चले गए, वरना आज तो मैं सीधे आपके पास ही आ जाती। अभी वह कुछ कदम आगे बढ़ी ही थी कि अपने सामने उन गुंडों को दोबारा देख उसकी हालत खराब हो गई। उसके माथे पर पसीने जो अभी अभी सूखे ही थे कि दोबारा नजर आने लगे। डर से उसकी गला सूख रही थी। वह समझ गई थी कि अब वह नहीं बचने वाली है। ना उम्मीद होकर उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। एक गुंडा तेजी से आगे बढ़ा उसे मारने के लिए। तभी कोई तेज हवा का झोंके की तरह आया और उन सब गुंडों को एक एक करके मारना शुरू किया। उनकी चीख सुन जब उस लड़की ने आंखें खोली तो वह बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। वह गुंडे किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गए और वह उस लड़की के पास आया। उसके जुल्फे जो उस लड़की के चेहरे को पूरी तरह से ढक रही थी उसे हटाया। सांवला रंग, आंखें बड़ी और गहरी, नैन नक्श ऐसे तराश कर बनाए गए थे कि वो बहुत प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। उस शख्स ने किसी को मैसेज किया कि तुम्हारी दोस्त यहाँ बेहोश पड़ी हुई है और उसे लोकेशन सेंड करता है। सुबह के 8 बजे अचानक उस लड़की को होश आता है। वो हड़बड़ाहट से उठकर बैठ जाती है, खुद को सेफ महसूस करती है। सामने देखा तो एक आदमी जिसकी उम्र 50-55 की है और उनके साथ एक लड़की जिसकी उम्र 22-24 साल की थी। वह आदमी ने उससे पूछा, मिस परी, अब आप कैसी हैं? मिस परी अपनी कंपनी की CEO है। उनकी कंपनी देश की नामी कंपनियों में से एक है। वह बोली, मैं ठीक हूँ अंकल जॉन। जॉन परी के पर्सनल असिस्टेंट हैं जो परी के ऑफिस के कार्य को देखते हैं। वहीं साथ में एक लड़की, उनकी बेटी रोजी, जो परी की बेस्ट फ्रेंड और पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। अभी तुम ठीक नहीं हो परी, यू नीड रेस्ट, रोजी बोली। परी ने कहा, मैं रेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे कंपनी में अभी पहुँचना ही होगा। आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, वहाँ नए चेयरमैन की वोटिंग होने वाली है। उसी वक्त रोजी ने टीवी ऑन किया और न्यूज़ लगाया, जहाँ उसे मालूम चलता है कि मिलन ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन एंड लिमिटेड की टेम्पररी अध्यक्ष मिस माया को नियुक्त किया गया है, जो काफ़ी यंग और खूबसूरत है। उनके पक्ष में 15 वोट्स पड़े हैं और जो मिस परी इस कंपनी की CEO है, उनकी गैर हाजिरी में यह डिसीजन लिया गया है। न्यूज़ देखकर परी परेशान हो गई और बोली, आखिर माया अध्यक्ष बन गई अंकल। जॉन बोले, यह तो होना ही था मैम, आपकी गैर हाजिरी में आनन फानन में लिया गया फैसला है। सभी को मालूम था कि आप वहाँ रहती तो मिस माया कभी अध्यक्ष नहीं बन पाती, इसलिए ये लोग आपको अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। रोजी ने कहा, अभी भी समय है परी, वह टेम्परेरी अध्यक्ष बनी है। लेकिन एक बात बता, यह सब हुआ कैसे? तुम तो ऑफिस से मेरे सामने निकली थी। परी ने कहा, हाँ, ऑफिस से निकलने के बाद मैं सीधे अपने रूम पर ही जा रही थी, मगर रास्ते में ही इंस्पेक्टर का फ़ोन आ गया था और मैं सीधे पुलिस स्टेशन चली गई। वहाँ जाकर मुझे जो पता चला है। जॉन ने पूछा, क्या आपको पता चला है मैम? अंकल, दादाजी की हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई थी, उन्हें मारा गया है। उनकी दवाइयाँ बदल दी गई थी।
रोजी ने कहा, क्या? यह तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो परी? मुझे इंस्पेक्टर ने ही बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी बॉडी से कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली है जो हार्ट अटैक के कारण बनते हैं। वो फैमिली के सभी मेंबर को पूछताछ करने के लिए बुलाए थे, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। और कातिल यह काम बहुत सफाई से किया है, एक भी अपने खिलाफ सबूत नहीं छोड़ा है। मैंने उनसे कहा कि मैं इस केस में उन्हें पूरी तरह से कोऑपरेट करूंगी, बस दादाजी के कातिल का पता चल जाए। आखिर उन्हें क्यों मारा गया होगा अंकल? दादाजी ने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? वह तो बहुत ही नेक इंसान थे। फिर जब मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में ही मेरी गाड़ी खराब हो गई। ऐसी जगह थी कि जहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। मैंने किसी तरह कैब बुक किया, लेकिन वह मुझे घर के रास्ते के बदले कहीं और ही लेकर जाने लगा। पूछने पर कहा कि शॉर्टकट है। मुझे उस पर डाउट हो गया था, लेकिन वह ट्रैप था मुझे मारने के लिए। मैं चलती कार से कूद गई थी और उसके साथी भी आ गए थे। बस उनसे भागते चली गई। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई मुझे कुछ याद नहीं है, परी ने पूछा। तुम्हारे नंबर से मैसेज आया था और लोकेशन भी। फिर हम जब उस लोकेशन पर पहुंचे तो तुम वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी, कोई नहीं था वहाँ। आखिर कोई तुम्हें क्यों मारना चाहेगा? तुम्हारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, रोजी ने पूछा। परी ने कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि वहाँ हुआ क्या था। बस ऐसा लगा जैसे कोई हवा की झोंके की तरह आया और उन गुंडों से मुझे बचाया। कौन था मुझे नहीं मालूम, बस उसके कपड़े का रंग ब्लैक था। वह पूरी तरह से ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। अंकल जॉन ने कहा, मारने की वजह है मैम को। सर यानी आपके दादाजी, उनकी वसीयत के अनुसार मिरल ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन एंड लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में आपको चुना जाना था। जबकि इस रेस में बहुत ऐसे लोग थे जिसे दादाजी ने नज़रअंदाज कर आपको सिलेक्ट किया था, और शायद यही बात उन्हें जरा से भी पसंद नहीं आई होगी। रोजी ने कहा, तुम्हारी जान को खतरा है परी, इसलिए तुम्हें अब बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। परी ने कहा, नहीं यार, मैं सब संभालूंगी, मुझे कोई बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। अंकल जॉन ने कहा, मैम, पहले आपको बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब है। उन्हें भी अब तक मालूम चल गए होंगे कि उनका प्लान जो कि आपको मारने का था फेल हो गया है, और वो फिर कोशिश करेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि बॉडीगार्ड रख लीजिए, ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ वो गुंडे अपने बॉस के सामने थर थर काँप रहे थे। उसके बॉस ने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। वह गुंडे बोले, सॉरी बॉस, वह लड़की फिर से हमारे हाथों से बच गई। उसके बॉस की आवाज़ बहुत तगड़ी थी। उसने अपनी रौबदार आवाज़ में बोला, तुम सबसे एक काम नहीं होता है। एक लड़की को मारना तुम लोगों के लिए इतना मुश्किल है? जाओ मेरी नज़रों से दूर, शहर छोड़कर निकल जाओ। मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी। परी ने कहा, अंकल, आप जानते हैं कि दादाजी के डेथ के बाद मेरी कंपनी के शेयर काफ़ी नीचे गिर गए हैं। ऑलरेडी कंपनी लॉस में है। ऐसे में मैं अपने लिए कोई भी पर्सनल काम नहीं कर सकती हूँ। वर्कर्स ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं। उनकी सैलरी में इंक्रीज नहीं कर पा रही हूँ। इसमें भी एक और खर्चा एफर्ट नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हम तो कर सकते हैं, रोजी ने कहा। परी अपनी बातों पर जोर देते हुए बोली, मुझे सच में कोई बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। ऑफिस मुझे जाना है, जल्दी गाड़ी निकालिए। अंकल जॉन गाड़ी निकालते हैं। गाड़ी में चलते चलते परी अपने बचपन की बातें याद करने लगती है, जहाँ उसकी माँ उसके पापा धीरेन्द्र पर चिल्ला रही थी। परी जो 8 साल की थी, अपने छोटे भाई जो 5 साल का था, उसके साथ दूर खड़ी उनके झगड़े देख रही थी। दोनों बच्चे सहमे हुए थे। उसकी माँ बोल रही थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? एक बार भी हमारे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हें। उसके पापा उसकी मम्मी को जोर से धक्के मार देते हैं, जिससे वो फर्श पर गिर जाती है और वह नज़रअंदाज कर अपने कमरे में चले जाते हैं। गाड़ी उसके ऑफिस के सामने लगती है और परी अपने बचपन से बाहर आती है। वो ऑफिस के अंदर जाती है। उसे देख सभी हैरानी से भर जाते हैं। मिस परी पूरे 2 दिन बाद ऑफिस आई है। सभी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। वो अपने केबिन में जाती है। रोजी आज का शेड्यूल बताती है उसे। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि माया वहाँ आती है, जिसे देख परी अपनी नज़रें फेर लेती है। माया बोली, हेलो डियर, कैसी हो? कहाँ थी 2 दिन? मीटिंग में भी नहीं आ पाई, लेकिन अच्छा ही हुआ, तुम्हारे ना आने से मुझे फ़ायदा हो गया। मुझे कांग्रेट्स नहीं कहोगी?
नाउ आई एम द न्यू चेयरमैन ऑफ मिरल ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन अनलिमिटेड। परी ने कहा, टेम्परेरी अध्यक्ष हो जो मेरी गैर हाजिरी में तुम बन पाई, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। माया हंसते हुए बोली, बहुत जल्द परमानेंट बन जाऊंगी, उसके बाद तुम्हें सीधे इस कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। बाय द वे, तुम्हारे लिए एक और गुड न्यूज़ है, सुनकर तुम्हें थोड़ा बुरा लगेगा। मेरी सगाई होने वाली है और मालूम है लड़का कौन है? रोजी और परी एक दूसरे को देखते हैं। परी ने कहा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन यू, प्लीज जाओ कुछ काम कर लो। माया ने अपनी बात फिर दोहराई, सौतेली सही हूँ तो तुम्हारी बहन। सुनकर परी रुक जाती है, वरना कहोगे कि मैं तुम्हें खबर नहीं की। आफ्टर ऑल यू आर फैमिली, तुम्हें भी मेरी सगाई में आना है। तुम्हारे बिना पार्टी पूरी नहीं होगी, क्योंकि जिसके साथ मेरी सगाई है वो बहुत खास है। माई लव, माई लाइफ आरव। आरव का नाम सुनते ही परी की आंखें नम हो गई थी। वह बिना कोई जवाब दिए खामोशी के साथ केबिन से निकल कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली गई। माया उसके जाते ही खुद से, मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी परी, जो सिर्फ मेरा और मेरा ही था। कॉन्फ्रेंस रूम में परी को देख सभी खुशी से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। परी ने कहा, सॉरी 2 दिन से नहीं आ पाई थी। मिस्टर स्मिथ, हमारे वर्कर्स हमसे काफ़ी नाराज चल रहे हैं, उन्हें कैसे काम डाउन किया जाए? मिस्टर स्मिथ ने कहा, मैम, मैंने और बाकी के मेंबर्स एक प्रोजेक्ट रेडी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही हमारे वर्कर्स की नाराज़गी जरूर दूर हो जाएगी। मिस्टर स्मिथ परी को अपना प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन परी का ध्यान बार बार माया की बातों पर चली जा रही थी। कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही रोजी ने कहा, आरव के बारे में सोच रही हो? तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, अपने बीच की गलतफहमी मिटानी चाहिए। परी ने कहा, मैंने कोशिश तो की थी लेकिन वह नहीं मानने वाला। परी, समय लगेगा लेकिन तुम्हें कोशिश करना चाहिए। माया तो यही चाहती थी, कैसे तुम दोनों के बीच में दरार पड़ जाए। रोजी की बात सुन एक आखिरी बार परी आरव से बात करने के लिए खुद गाड़ी ड्राइव कर उसके घर पहुंचती है। आरव दिखने में स्मार्ट और हैंडसम पर्सनैलिटी का मालिक था। उसकी लड़कियों में बहुत क्रश था, लेकिन उसे परी पसंद थी। परी का शांत और काम नेचर आरव को बहुत अट्रैक्ट करती थी। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। एक दिन मौका देखकर आरव ने शादी के लिए उसे प्रपोज कर दिया और परी भी मान गई। परी अब आरव के सामने थी। वह पूछी, यकीन नहीं होता है, प्यार की कस्में खाने वाला, मुझसे 1000 वादे करने वाला, एक झटके में मेरा हाथ छोड़ मेरी सौतेली बहन माया से सगाई करने चला है। आरव ने कहा, वजह तुम जानती हो, फिर भी मुझसे सवाल कर रही हो, और मैं जान सकता हूँ कि तुम 2 दिन से कहाँ गायब थी? परी ने कहा, सच कहूँगी तब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, फिर बताने से क्या फ़ायदा? सच। और रियली? परी, यदि मैं एक दिन गायब हो जाऊँ तो क्या तुम सवाल नहीं करोगी मुझसे? मुझ पर शक नहीं करोगी? और यहाँ एक दिन नहीं, पूरे 6 महीने तुम गायब रही, और तुम्हें अपनी ज़िंदगी का 6 महीना बिल्कुल याद नहीं है कि आखिर कहाँ थी और क्या कर रही थी। इसका जवाब है, मैं एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ जिसका कोई भरोसा नहीं है, और उस 6 महीने में मैं अकेला पड़ गया था, तुम्हारी यादों के सहारे कैसे भी अपनी ज़िंदगी काट रहा था। उस बीच मुझे माया ने संभाला। माया ने हमेशा मेरा साथ दिया है। आरव की बातें परी का दिल छलनी कर रहा था। वह 6 महीना परी की ज़िंदगी में एक पहेली जैसा था जो वो कभी सुलझा ही नहीं पाई। उसे कुछ भी याद नहीं है कि उन 6 महीने में उसके साथ हुआ क्या था, कहाँ थी, लेकिन वो 6 महीने ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उसे बस वो लास्ट दिन याद है जब उसने सुसाइड करने के लिए पुल से गहरी नदी में जंप लगा दिया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। आखिर हॉस्पिटल में रोजी और जॉन अंकल ने उसे ढूंढा था, पूरे 6 महीने बाद, जबकि डॉक्टर का कहना था कि 2 दिन पहले ही उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था कुछ रहस्यमय लोगों के द्वारा। फिर क्या, माया को मौका मिल गया आरव के करीब जाने का, और वह अपने हुस्न के जाल में उसे फंसाते चली गई। आरव भी उसकी खूबसूरती में परी को भूल गया था। उसे माया पसंद आ गई थी। परी उदास मन से अपने फ्लैट पर आकर सोफे पर लेट गई, आंखें बंद कर अपने पुराने दिन याद करने लगती है। उसकी आंखें भर आई थी, आंसू गालों को छूते हुए नीचे गिरने को उतारू थे। वह दिन भी कितने अच्छे थे, बचपन का, जहां वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी समय गुजार रही थी।
उसके दादाजी मिरर ग्रुप ऑफ कॉरपोरेशन एंड लिमिटेड के ऑनर थे। वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी थी पूरे देश में। उनका इकलौता बेटा धीरेन्द्र, जो परी के पापा थे, उनके और उसकी माँ की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। परी के पापा उसके आदर्श थे। वह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन तभी परी की डोर की घंटी बजी। वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। टाइम देखा तो शाम के 6 बज रहे थे। उसने डोर खोला तो सामने 6 फुट 1 इंच का लड़का, ब्लैक ड्रेस, आंखों पर काला चश्मा पहने हुए था। उसे देखकर वह कोई हॉलीवुड का एक्टर जैसा दिख रहा था। एक पल के लिए परी उसे देखते रही। उसके लुक से उसकी नजरें नहीं हट रही थी। गजब का अट्रैक्शन था उसमें। वह बोला, आई एम योर बॉडीगार्ड मैम। परी को समझते देर न लगी कि यह सब रोजी का किया धरा है। वह बोली, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। रोजी ने बॉडीगार्ड को रोकते हुए कहा, नहीं, यह कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें इसकी जरूरत है परी। रोजी परी को अंदर करते हुए धीरे से बोली, लग रहा है ना माचो मैन, देखा उसको, बॉडीगार्ड कम हॉलीवुड एक्टर ज्यादा लग रहा है। मालूम है, बहुत सस्ता बॉडीगार्ड है, मात्र 20,000 में हायर किया है उसे। परी हैरानी से उसे देखकर पूछी, 20,000 मात्र? तुम्हें बॉडीगार्ड के नाम पर किसी ने बेवकूफ बना रखा है। किसी को भी मेरा बॉडीगार्ड बना देगी क्या? मुझे नहीं रखना, ले जा इसे यहाँ से, रोजी ने कहा। धीरे बोल, वो सुन लेगा। अरे मैंने बॉडीगार्ड कंपनी से इसे हायर किया है, सबसे सस्ता यही था। तुझे जरूरत है इसकी, जरा उसे ध्यान से देख, कितना हैंडसम और डैशिंग है। मेरा बस चले तो मैं ही उसे अपने लिए रख लेती। परी उसकी तरफ देखकर मन में ही बोली, हैंडसम तो है, लेकिन मुझे नहीं रखना। रोजी कड़क आवाज में बोली, कई बार तुझे मारने की कोशिश किया गया है। ये तो भगवान का शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन हर बार तेरी किस्मत तेरे साथ नहीं देगी परी। परी ने कहा, क्या रोजी, क्या मुसीबत है? तुझे मालूम है कि मुझे अकेले रहना पसंद है। मैं घर में परमानेंट हाउस हेल्पर तक नहीं रखती, और तुम मेरे लिए बॉडीगार्ड रखने की बात कर रही है। लेकिन रोजी भी कहाँ मानने वाली थी। वह परी को कन्विंस कर ही लेती है, और परी बेचारी मजबूरन मान भी जाती है। परी ने कहा, ठीक है, लेकिन रखने से पहले इसकी टेस्टिंग होगी, और मेरी एक शर्त भी है। मिस्टर यस, अंदर आ जाओ, रोजी ने कहा। अच्छा, तो इसका नाम मिस्टर यस है। यस अंदर आकर वो परी के सामने बैठ गया। परी उसे देखते ही कहीं खो जाती है। यस भी चश्मे के पीछे से परी की मासूमियत देख मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। 1 घंटे के पूछताछ के बाद परी यस को बॉडीगार्ड रखने के लिए रेडी हो जाती है, और उसने कहा, तुम्हें मेरे साथ इनफॉर्मल ड्रेस में रहना होगा, और व्यवहार भी तुम्हें इनफॉर्मल तरीके से ही करना होगा। आप नहीं, तुम कहकर मुझे पुकारना। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड समझे। किसी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। यश को शर्त मंजूर था, और रोजी ने भी राहत की सांस ली। रोजी ने कहा, चलो फाइनली सब हो गया, अब मैं चलती हूँ, कल ऑफिस में मिलते हैं। रोजी के जाने के बाद परी ने यश से कहा, तुम भी जा सकते हो, कल से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, तुम अपने चेहरे से चश्मा हटाओ, मैं तुम्हें बिना चश्मे का देखना चाहती हूँ। यश को थोड़ी बातें अजीब लगी, लेकिन वह परी को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने चेहरे से चश्मा हटाया। उसकी आंखें नीली और गहरी थी। उसकी आंखों को देखकर परी फिर से खुद को खोने लगी थी, और उसके मुंह से अचानक निकल गया, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? यश ने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? परी बोली, मालूम नहीं, तुम्हें देखकर एहसास होता है कि मैं पहले से ही तुम्हें जानती हूँ। चलो खैर, अब तुम जाओ। परी डोर बंद करके अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन यश वहीं डोर के पास खड़ा रहता है। परी सोने चली गई। वह नींद में ही घबरा रही थी, अपने सपने में ही डर रही थी। अचानक उसे अपने माथे पर किसी के हाथ का होने का एहसास हुआ, जो उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, और वह शांत होकर सो गई। वह जो भी था, अब उसकी नजरें परी की पेंडेंट की तरफ थी। वह उस पेंडेंट को बड़े ध्यान से देख रहा था। परी को जब वो एहसास रियल लगा तो वह घबराकर उठकर बैठ गई। जल्दी से लाइट ऑन किया, देखा तो उसके कमरे में कोई नहीं था। वह खुद को शांत करते हुए बोली, परी, वह बस एक एहसास था और कुछ नहीं, अब तुम सो जाओ। यश अभी भी उसके डोर के पास ही खड़ा था। कौन था वह जिसे परी ने अपने कमरे में महसूस किया था? यश का क्या मकसद था परी की जिंदगी में आने का? परी का वो 6 महीना
उसकी ज़िंदगी का आखिर कहाँ खो गया था, यह हम सब जानेंगे अगले अध्याय में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।